एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के अंदर हम एक और रूल अभी देखने वाले हैं जिसमें कि लिखा है नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? चेन को टर्मिनेट करने वाले फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, यह हम लोग अभी देखने वाले हैं। शांति से देखना है, ध्यान से देखना है। बेसिकली हम लोग यहां पर 1 2 3 4 5 6 और इससे 1 2 3 और ज्यादा होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होता है। अब ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। अच्छा, अल्डिहाइड लेते हैं भाई पहले, ठीक है। तो यहां पर आएगा CH2, यहां पे आएगा CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड H। क्या आप देख रहे हो? यहां से यहां तक एक चेन है जिसमें कि टर्मिनल पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इनके नाम देने? इफ कंपाउंड हैज ओनली टू सच फंक्शनल ग्रुप देन कार्बन ऑफ वन ग्रुप will be one terminal carbon and carbon of other functional group will be the other terminal carbon of the principal chain। मतलब आप जो पेरेंट चेन यहां पर सिलेक्ट करने वाले हैं, इसका नंबर 1 रहेगा किसी एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और लास्ट नंबर होगा दूसरे टर्मिनल पे प्रेजेंट रहने वाले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। मतलब यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यदि 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म वो चेन होगी इस वाले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। तो टोटल यहां पे अगर हम देखें तो 5 कार्बन कंटेनिंग पेरेंट चेन यहां पे डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डेफिनेट सी बात है कि डाई का शब्द, डाई ये प्रीफिक्स यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं और साथ ही में अल्डिहाइड है तो वहां पर हम लोग डाई अल यूज करेंगे, ठीक है। अब पोजीशन भी देनी होगी तो 1 और 5th पोजीशन पे यहां पे अल्डिहाइड है ना। तो फर्स्ट और 5th पोजीशन पे अल्डिहाइड होने के कारण इसका नाम हम लोग लिखेंगे 1,5 और 1 2 3 4 5 5 है और अल्केन है तो यहां पे आएगा पेंटेन डायअल। 1,5 पेंटेन डायल यहां पे नाम आएगा। डाई यहां पे क्यों है? क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप यहां पे मौजूद है और अल इसीलिए क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। और 1,5 पेंट क्यों आया? क्योंकि पहले और 5वें कार्बन पे यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और जिसमें कि टोटल 5 मेंबर्ड रिंग यहां पे मौजूद है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, यह आएगा पेंटेन डायअल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ले? एसिड ले लेते हैं, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, उसके बाद यहां पर है CH2, यहां पर CH2, यहां पे CH2 और यहां पे लगा होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। अब यहां पे दोनों टर्मिनल पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड का, तो यहां पे ओइक एसिड आने वाला है। अब नंबरिंग दे देते हैं भाई। नंबरिंग किस तरीके से देंगे? हमने पढ़ा है कि यहां पर एक टर्मिनल पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसे 1 देंगे और दूसरे वाले को लास्ट नंबर 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन हमारे पास है, ठीक है। और फर्स्ट और 5th पोजीशन पे यहां पे फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1,5 सिमिलर इसी की तरह होगा, ठीक है। 1,5 पेंटेन डाई, अब यहां पे पहले अल था, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड था तो यहां पे ओइक आएगा क्योंकि एसिड है, डायओइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम है 1,5 पेंटेन डायोइक एसिड।
तो एक बार फटाफट इस पे नजर डाल लो, ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं, एकदम सिंपल सा है, बस ये रूल आपको पता होना चाहिए, वरना आप कभी यहां पे गड़बड़ ना कर दो। लेट्स से मैंने यहां पर तो सीधी सीधी चेन ली है, यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी होगा तो नाम अलग हो जाएगा, तो ठीक है नाम अलग हो जाएगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि टर्मिनल पोजीशंस पे जो फंक्शनल ग्रुप है इन्हें हमें पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। एक टर्मिनल को नंबर 1 तो दूसरे टर्मिनल को लास्ट नंबर यहां पे देना है। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और चलो भाई देख लिया हो तो एक आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाए, है ना। चलो होमवर्क है आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH2। आपको ये बताना है मुझे कि कमेंट सेक्शन में आंसर इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क हो गया, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप खुद मुझे सॉल्व करके आंसर बताएंगे और मैं कमेंट सेक्शन में स्वयं जाके आपके आंसर चेक करूंगा, नो डाउट सही है गलत ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपको नोमेनक्लेचर देना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले चलो यार कुछ है ना, कुछ बात कर लेते हैं आपसे। मेहनत करते हो? जेईई क्रैक करनी है? क्या लगता है, क्या बिना मेहनत के हो सकता है? जरूरी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा लकी होना पड़ेगा आपको अगर बिना मेहनत के जेईई क्रैक करना है तो। किसने नहीं की मेहनत? सब करते हैं मेहनत, सब करते हैं। आज जितने भी जो सक्सेसफुल इंसान हैं आप देखिए, ज्यादातर वो मेहनत करके आए हैं। अभी हमें वो मेहनत उनकी नहीं दिखती है, क्योंकि अभी हमें बस उनके पास जो नेम फेम मौजूद है वो दिखता है, उसके पीछे की जो मेहनत है ये हमें नहीं दिखती, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता। अगर पीछे की मेहनत बताए तो आप कहोगे भैया इसका लक अच्छा था। ऐसा नहीं होता है, जो मेहनत करता है उसी का लक भी साथ देता है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे और कहते हो कि सिर्फ लक होना चाहिए तो ऐसा नहीं हो पाता है। मेहनत कम्स विद द लक, है ना, या फिर हम कह सकते हैं लक कम्स विद द मेहनत, ठीक है। अब देखो यार, ये मेरा ही एग्जांपल बताता हूं। मैंने अपने मास्टर्स के बाद, मैं पुणे में अपना मेरा मास्टर्स हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है मैंने। तो पुणे में जब मैंने मास्टर्स की, उसके बाद वहां पर एक एरिया है, उस एरिया का नाम है सुतारवाड़ी। अगर आप पुणे के हो तो आपको शायद पता होगा, उस एरिया का नाम है सुतारवाड़ी। और वहां पर जो पुणे के आसपास के जो गांव हैं, वहां के बच्चे, ऐसे गांव जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो गांव के बच्चे वहां पर आते हैं। वहां पर सस्ते में, एकदम लोएस्ट प्राइस अवेलेबल में वहां पर वो लोग फ्लैट लेते हैं। 3-4 लोग मिलकर 1 BHK में, ठीक है, एक कमरे में 3-4 लोग रहते हैं और वहां पर ही सोते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं। अब इनका एक टेक्निक ऐसा है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि पढ़ना क्या है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज इन्होंने डिसाइड किया, मैं खुद वहां पे स्वयं गया हूं, पढ़ा हूं, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये लोग क्या करते थे, ग्रुप स्टडीज जिसको कहते हैं वो करते थे। तो ये लोग डिसाइड करते थे सुबह सुबह कि आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि मास्टर्स हो चुका है, डेफिनेटली आगे के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो एकमात्र बुक से वो नहीं होती है, 3-4 अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग बुक्स होती है, तो सारी पढ़नी जरूरी होती है। अब सारी पढ़ने में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इतनी मोटी बुक है, इसे पढ़ने में, अच्छा छोड़ो, उसमें से अगर अल्कोहल फिनॉल चैप्टर होगा तो इतना होगा, करीबन 50-100 पेज का तो कम से कम होगा, ठीक है। तो अब ये 100-150 पेजेस का चैप्टर एक बुक में से पढ़ने के लिए, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका मास्टर्स हो गया तो आपको 1 दिन तो लगेगा ही, 2 दिन लग सकते हैं मे बी पढ़ने के लिए। लेकिन क्या वो 4-5 बुक से पढ़ पाओगे आप 1-2 दिन में? नहीं। तो कैसे पढ़ पाएंगे हम? तो होता यह था कि हम लोग डिसाइड करते थे कि 5 लोग हम लोग हैं, ठीक है, 5 लोग एक चैप्टर डिसाइड कर रहे हैं, 5 अलग अलग रेफरेंस बुक है, सारा पढ़ के कैसे होता है, तो हर एक इंसान अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ता है वो सेम चैप्टर को, दिन भर पढ़ेंगे। शाम में 7 बजे सब लोग एक जगह पर मिलते हैं। एक जगह पर मिलने के बाद हम लोग सब नीचे बैठते थे पढ़ने के लिए, कोई टेबल चेयर की कोई जरूरत नहीं होती थी, नीचे बैठते थे पढ़ने के लिए। और नीचे होता था एक व्हाइट बोर्ड, साथ में एक सीनियर, वो सीनियर वहां पे होता था और व्हाइट बोर्ड होता था, और हम लोग ऐसे गोल, ऐसे है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विदाउट अ टेबल ऐसा कुछ होता था, तो हम लोग वहां पर बैठते थे। अब बैठने के बाद वहां पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते थे कि भाई मैंने आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस टॉपिक में से क्या पढ़ा है, क्या सीखा है।
अब जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर कोई भी एक बुक की चीजें डिस्कस करता हूं तो बाय द टाइम सबका वो रिवीजन हो रहा है, सबका वो बुक से रिवीजन हो रहा है। अब दूसरा आदमी पढ़ेगा, फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैंने यार इसमें ये देखा, फिर तीसरे ने अगर कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें देखी हो तो वो शेयर कर देगा, यार मैं जो बुक पढ़ रहा था इसमें ये था। तो ऐसे करके चारों पांचों रेफरेंस बुक एक साथ कम टाइम में कैसे पढ़नी है वो वहां पर हो जाता था, और साथ ही में रिवीजन भी बेहतर तरीके से होता था। और सबसे बढ़िया टेक्निक होती है पढ़ाई करने की, जब आप किसी और को पढ़ाते हैं, किसी और को समझाते हैं, किसी और को एक्सप्लेन करते हैं। जब ये चीज आप करते हो तो वो चीज करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को एब्जॉर्ब करना एकदम बढ़िया तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब आप उसे एब्जॉर्ब करते हो और उसे एमिट कर देते हो किसी और के सामने, तो वो चीज एकदम बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेव हो जाती है फॉर एवर। यही चीज हम लोग करते थे। एक और बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक और रूल है, इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो क्या होगा? देन डिफरेंट टाइप ऑफ सफिक्स आर यूज्ड फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अब आप लॉन्गेस्ट चेन में नहीं कंसिडर करेंगे। क्या बात सुन रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे हम लोग 1 2 3 4 5 बोल रहे थे, लेकिन अब जब यहां पे 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो आप यहां पर उन कार्बन्स को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब यहां 1 नहीं होगा, 1 कहां होगा? यहां होगा 1 2 3, दैट्स इट। अच्छा, तो भैया अगर 1 2 3 हम लोग लिख रहे हैं और लॉन्गेस्ट चेन में इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्बन गए कहां? कैसे हम लोग इन्हें नाम दे रहे हैं? यही मैं आपको अब बताने वाला हूं। फंक्शनल ग्रुप यहां पे है, सेकेंडरी सफिक्स यहां पे है। जब कभी आपके पास में एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा और आपको दिख रहा है कि वहां पे मोर देन 2 यानी 3 4 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद है, तो आप वहां पर उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे नाम में। और क्या नाम देंगे? आप देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप देंगे कार्बोनाइट्राइल, जब C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बाल्डिहाइड, कार्बोक्समाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम आप लोग देंगे। किस तरीके से देंगे आइए बताता हूं। तो इनके एग्जाम्पल्स कैसे हैं देखिए, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH, उसके बाद यहां पर CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, और यहां पर है CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। नंबरिंग हम दे देंगे, यहां 1, यहां 2 और यहां 3। क्या मैंने इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स को इंक्लूड किया? नहीं। क्या मैंने जो पेरेंट चेन सिलेक्ट की है ये डायरेक्टली अटैच्ड है इन फंक्शनल ग्रुप को? जी हां, बिल्कुल अटैच्ड है। तो यहां पर 1 2 3 कार्बन कंटिन्यू है, मतलब प्रोपेन ये है। ठीक है, और साथ ही में एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो प्रोपियोनिक एसिड यहां पे होगा। अब 1 2 और 3 पर यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, नाम क्या देना है एसिड के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम आएगा 1, 2, 3। ठीक है, पोजीशन बता दी, 3 है तो ट्राई लिख दिया। लेकिन इसके पहले हमें बताना है कि ये 3 कहां लगे हैं, तो हमें बताना है 1, 2, 3 प्रोपेन। प्रोपेन अब आएगा ट्राई, प्रोपेन ट्राई एसिड के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस लिख दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, ये इसका नाम है CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब अल्डिहाइड ले रहे हैं, यहां पर एक एक्स्ट्रा का कार्बन भी डाल देते हैं। यहां पर CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे H, यहां पे CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। अब नंबरिंग दे देते हैं भाई, नंबरिंग देंगे बिना इंक्लूड किए फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4, लेकिन ध्यान रहे वो डायरेक्टली अटैच्ड हो इस पेरेंट चेन को। तो 4 कार्बन कंटेनिंग है। अच्छा, कितने? 1 2 3 है।
कार्बन 4 है, फंक्शन ग्रुप 3 है, तो यहां पर नंबरिंग देते हैं 1, 3, 4। तो क्या आ गया इसका नाम 1, 3, 4। इसके बाद में 4 है तो यहां पे आ जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन 3 फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पे आएगा ट्राई। और अल्डिहाइड है तो क्या नाम देते हैं भाई, देख लो, कार्बाल्डिहाइड लिख दीजिए। कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो चुका इसका नाम। इस तरीके से हम लोग इनके नोमेनक्लेचर को यूज करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 के लिए, 1, 3, 4, 1, 3, 4 के लिए, और साथ में 3 है तो ट्राई लगाया, कार्बाल्डिहाइड लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब यार ये तो ठीक है जब डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन को तब, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे भैया? देखो क्या करेंगे, यहां पर अगर C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से है, और साथ ही में यहां पर ऐसा है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर एक कार्बन मौजूद है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इस पर्टिकुलर चेन को डायरेक्टली अटैच नहीं है, जो कि प्रोबेबल है एक पेरेंट चेन बनने के लिए, ठीक है। तब क्या करेंगे भाई? तब आप वापस से नॉर्मल वाले जो रूल्स हैं वो यूज करेंगे। आइए देखें। इन दिस रूल ऑल टर्मिनेटिंग ग्रुप्स शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रिंसिपल चेन, अदरवाइज ओल्ड सिस्टम। ये बात हो रही है पहले वाले की, ठीक है, इसे ध्यान ना दे। अब यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए सेम एग्जांपल जो हमने लिया था, नंबरिंग दे दी यहां पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब एक C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड ग्रुप यहां पर अभी दूर है, थोड़ा सा है ना, घर से दूर गया है, तो क्या हम इसे घर में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसे कैसे नाम देंगे? हम यहां पे अलग अलग तरीके से इसे नाम दे सकते हैं। देखो भाई, यहां पर एक तरीका यहां पर दिया गया है कि आप जो टर्मिनल पोजीशन पे इसे टर्मिनल कंसीडर करके इन्हें 1, 2, 3, 4, 5 नाम दे दीजिए, और उसके बाद इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट करके आप लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट करके उन्होंने लगाया, थर्ड पे यहां पर एक कार्बन है और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इन्होंने लिख दिया 3 साइनोमिथाइल। साइनो यानी ये और मिथाइल यानी ये, तो 3 साइनोमिथाइल, और उसके बाद पहले और 5वें पोजीशन पे यहां पर प्रेजेंट है नाइट्राइल ग्रुप, और वो भी 2, तो यहां पे इन्होंने लिख दिया 1,5 पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन डाइनाइट्राइल। यहां पे एक A रह चुका है, पेंटेन डाइनाइट्राइल, ये इसका नाम होगा। क्लियर बात है। सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर एक क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग देना स्टार्ट करें तो यहां पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1 and 7 कार्बन इंक्लूडेड, टर्मिनल है, ओके। अब यहां पर एक कार्बन यहां पे बीच में इसने गेम बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, यानी 4th पर यहां पर क्लोरोमिथाइल फॉर्माइल लगा हुआ है। देखो भाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्माइल, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोफॉर्माइल, लेकिन बीच में यहां पर एक मिथाइल है तो इसका नाम आएगा 4 क्लोरोमिथाइल फॉर्माइल, ठीक है, 4 क्लोरोमिथाइल फॉर्माइल, ठीक है। तो और साथ में 1st और 7th पोजीशन पे यहां पर मौजूद है कुछ फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम देंगे 7 कार्बन को मद्देनजर रखते हुए हेप्टेन 2 है, इसीलिए डायोइल क्लोराइड, डायोइल क्लोराइड। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम आसान है, इस पर फटाफट नजर डालो, उसके बाद अच्छा चलो मैं कह रहा था एक और बात बताऊंगा, तो क्या बताने वाला था? जी हां, अब आपको पता है हम लोग जहां पर ये पढ़ते थे, तो इधर अब होता क्या है, हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है पता है? नींद। पढ़ाई करने बैठो तो नींद आती है, बुक खोलो नींद आई, ऐसे रिलेशन है इनका, जैसे बुक खुलती है नींद आती है, बुक बंद नींद गायब, ऐसे ही होता है ना। तो अब यहां पे इस नींद को कंट्रोल करने का एक उपाय है। अब आपको पता नहीं वो उपाय लगे या ना लगे, लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे ये लोग मैट्रेस पे नहीं सोते थे, मतलब जो है ना गद्दा होता है बेड पे, अच्छा बेड तो भूल ही जाओ, वो तो जमीन पे ही होता था, जो भी होता था, बेड तो है ही नहीं, लेकिन जो मैट्रेस होती थी वो भी नहीं होती, वहां पर एक मैट लगाई जाती थी, उस मैट पर ही सोया जाता था। सारे के सारे घर में जितने भी लड़के हैं सारे उस मैट पे सोया करते थे। रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपको वहां पर थोड़ा सा कंफर्ट कम मिलेगा।
अब जब कंफर्ट कम मिलेगा तो जब सुबह हो जाएगी और आपका अलार्म बजेगा तो आप आसानी से उठ पाओगे। लेकिन वही अगर हम लोग कंफी होकर सो रहे हैं बढ़िया से गद्दी पर, है ना, और ऊपर से रजाई लेकर एसी ऑन करके बढ़िया सो रहे हैं, तो क्या आपका मन करेगा उठने का? नहीं करेगा। लेकिन जब आप जमीन पर सोए होंगे और आपका अलार्म बजेगा तो अब क्योंकि वहां पे कंफर्ट इतना नहीं है तो आपके मन को बहलाना वहां पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, मन को बहलाकर आप उठ सकते हैं, चाहे आपका मन उठने का नहीं भी कर रहा हो तो भी। इससे हो ये रहा था कि जो सोने वाला टाइम था, मतलब जो रेस्ट वाला है ना, नींद लेने का जो टाइम था, वो जितना जरूरी है उतना ही हम ले रहे थे, उसके अलावा नहीं। ये एक फायदा वहां पे हो रहा था। अगर आप लोग इसे ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात है वो आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट इसे देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं एक अलग सेक्टर की तरफ, मतलब अब हम लोग देखेंगे कि रिंग में अगर कार्बन मौजूद है तब हम उनका नाम किस तरीके से देंगे। तो ये देखिए, रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये अली भाई है, ठीक है, अली भाई के जो साइकिल है उसके कंपाउंड, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है भाई। चलो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किस तरीके से नाम देना है, आपको प्रीफिक्स यूज करना है यहां पे साइक्लो, ताकि आप उन्हें बता पाए कि 6 कार्बन तो है लेकिन एक साइकिल के फॉर्म में है। क्लियर बात? प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यदि है तो वहां पे आप प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, और उसके बाद में हेक्सेन है तो हेक्सेन, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। ठीक है, किस तरीके से देखिए, अब यहां पर ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये है 3 कार्बन, यहां पे होता है कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। नो डाउट वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगे हुए हाइड्रोजन भी यहां होते हैं, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन कितने हैं, 10 कार्बन है, साइक्लोडेकेन। ठीक है, अब अगर हमें यहां पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये तो अल्कीन हो गया, तो अब कैसे देंगे, यहां पर साइक्लोहेक्सेन लिखा है, जो कि तब आएगा जब यहां डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहां पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहां पर अल्कीन है तो हेक्सीन होगा। क्या होगा, हेक्सीन होगा, यहां पे होगा साइक्लोहेक्सीन। क्या बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे तो 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बतानी पड़ेगी, तो कैसे बताएंगे, देखो भाई 1 पर डबल बॉन्ड है और फिर 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 and 4, तो 1,4 साइक्लोहेक्सा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन, अगर एक होता तो सिर्फ ईन लगाया था हेक्सीन, लेकिन 2 है तो डाइईन लगा दिया। क्लियर बात है? सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 कार्बन की यहां पर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड मौजूद है 1 पे और 3 पे, तो 1 3 साइक्लो, और यहां पर गलती हो चुकी है, हेक्सा नहीं, यहां पे आना चाहिए ब्यूटा, क्योंकि 4 कार्बन है, यहां का कॉपी कर दिया हमारे जबरदस्त टाइपिस्ट ने, तो कृपया करके इग्नोर करिए। तो यहां पर है 1 3 साइक्लो ब्यूटाडाइन। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन, सिमिलरली इसी की तरह ये भी। नंबरिंग का आपको खास ध्यान रखना है, नंबरिंग आपको किसी भी एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी होगी, ध्यान रहे, चाहे आप यहां से करें या फिर यहां से करें सेम नाम आएगा, चाहे आप यहां से करें या यहां से करें सेम नाम आने वाला है। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसे देख लो और फिर बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, यानी कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो यार यहां पे भी कुछ रूल्स आ जाते हैं, मतलब एक और प्रॉब्लम आ गई। अच्छा यार, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमारे दोस्तों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस हमें पता होते हैं, होता है कि नहीं होता है? दोस्तों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन पता होते हैं। दोस्त आया, वो कहता है कि यार ये फलाना ढिमकाना प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत उसके सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन दे देंगे तुरंत। लेकिन वही बात अगर आप खुद से करें, जब आप खुद के प्रॉब्लम में, खुद एक प्रॉब्लम में गिरते हैं, तब क्या आपके पास सॉल्यूशन होते हैं? नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्यों दोस्त आते हैं तब उनके 4-5 सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं हर एक प्रॉब्लम के? क्यों जब हमारी खुद की प्रॉब्लम्स होती है तब हमारे पास, खुद के पास उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता? क्यों? रीजन इसके पीछे है कि हम हमारे खुद के दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, हम हमारे खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पा रहे हैं, और अगर ये चीज हो जाती है
तो आसानी से सारी दिक्कतों का सामना आप कर सकते हैं। यही चीज आप एग्जाम में भी कंसीडर करें। एग्जाम में जब हम पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए किसी भी, चाहे वो जेईई की हो या फिर वो नीट की हो, तो जब एग्जाम की तैयारी हम लोग करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही भाई, या फिर ऐसा होता है कई बार आपका दोस्त आ रहा है वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही, तो आप उसे तमाम सॉल्यूशन दे देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ये वाले चैप्टर से पढ़ लो, वो वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, आप बता देंगे। लेकिन वही बात जब आपके पास आती है, आप वहां पर आपका खुद का सॉल्यूशन नहीं दे पाते हो। तो कभी आईने के सामने बैठना है, खुद से बात करने की कोशिश करनी है, कहना है कि हाँ यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे प्रॉब्लम्स बता दे, तो अपने आप खुद के प्रॉब्लम्स बताओ, खुद सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 1 देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, जब बात हम लोग सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं, इफ रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द अल्काइल ग्रुप। ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, लेट सपोज यहां पर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 या फिर 7 ले लो, ठीक है, 6 या 6 से ज्यादा। अब ये एक यहां पर आपके पास चेन है, अल्काइल चेन, ये यहां पर आपके पास एक रिंग है। हां, अब ये क्या कह रहे हैं, इफ रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द अल्काइल ग्रुप attached to it, then the alkyl group is treated as substituent। तब आप क्या करेंगे, आप इस अल्काइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। मतलब आप इस पर्टिकुलर रिंग को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे, आप ये जो अल्काइल चेन है इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब आप जब नंबरिंग देंगे तो आप इस पर्टिकुलर चेन को नंबरिंग नहीं देंगे, आप इस पर्टिकुलर रिंग को नंबरिंग देंगे और इस चेन को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। क्या बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स। लेट सपोज मेरे पास में एक यहां पर साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग को एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? मेन चेन यहां पर ये है 6 मेंबर्ड, तो यहां पर हम इसे लिखते हैं क्या, साइक्लोहेक्सेन। बोलो यस, साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं। लेकिन साथ में यहां पर एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं क्या, एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर कंसीडर करें तो हम लोग इसे मिथाइल लिखेंगे, है ना, तो हम लोग लिख देते हैं भाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दैट्स इट, यही उसका नाम है। अब यहां पे नंबरिंग क्यों नहीं दी, केवल एक मिथाइल है, 2 होते थे तो क्या देते थे? जी हां बिल्कुल देते थे। यहां पे यदि एक और मिथाइल ग्रुप में लगा दूं CH3, ठीक है, तो मैं क्या करता था, 1 2 इसे नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 पे मिथाइल ग्रुप है वो भी 2, तो मैं लिखता था 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बात आपके समझ में आ रही है? आइए एक और एग्जाम्पल देखें। सपोज मेरे पास में यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर लगा है CH2 CH3, यहां पे इथेन है, तो क्या लिखेंगे आप, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम लिखेंगे? इथाइल साइक्लोहेक्सेन, नॉट ब्यूटेन, हेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इतने नंबर की रिंग लेते हैं जितने नंबर का वहां पर ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो। देखो सपोज मैं कर रहा हूं यहां पर एक 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, ये रहा 4 मेंबर्ड रिंग, और यहां पर लगा देते हैं फटाफट से 4 कार्बन, CH2 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 और यहां पर CH3। ठीक है, अब 4 कार्बन की रिंग है, साथ में 4 कार्बन की चेन है, तो हम प्रिंसिपल या फिर पेरेंट चेन किसे कंसीडर करेंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया और रूल 1 ने भी आपको यह समझाया कि हम रिंग को नंबरिंग देंगे, रिंग को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे और इस चेन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा रिंग का नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। बोलो यस, साइक्लोब्यूटेन। क्या बात समझ में आ रही है? साइक्लोब्यूटेन। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट को भी नाम दे दो भैया। क्या है यहां पर? 1 2 3 4 4 कार्बन कंटेनिंग है, तो हम इसे कहेंगे ब्यूटाइल या फिर लिख दो एन ब्यूटाइल, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट अलग है तो मत लिखो, ब्यूटाइल लिख दो। तो क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम आ गया? ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन।
क्या एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में यह चीज घुस रही है? यदि हां तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल 2 क्या कहता है? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, अगर बात करें सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स की, जिसमें इफ रिंग कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यदि आपके रिंग के अंदर कम कार्बन एटम्स हैं जितने की सब्स्टिट्यूएंट यानी कि एक चेन में मौजूद होंगे, तो अब सब्स्टिट्यूएंट आपका चेन नहीं रहेगा, अब आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? रिंग। क्लियर बात है? ठीक है। Then the alkyl group attached to it, then the cyclic ring is treated as the substituent। यही बात इन्होंने यहां पर अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। चलिए देखते हैं क्या है। लेट सपोज मेरे पास में एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और यहां पर अटैच्ड है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। चलो एक कार्बन से बढ़ाना है हमको, तो ये 3 को हटा के 2 लगा के CH3। अब नंबरिंग की बात आ जाती है। नंबरिंग की बात आ गई, यहां पर इस पर्टिकुलर अल्काइल चेन में ज्यादा कार्बन है इस पर्टिकुलर रिंग से, तो हम लिख देंगे यहां पर 1 2 3 4। क्लियर है? 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। 4 कार्बन कंटेनिंग है, ब्यूटेन है। ठीक है, अब आ गई बात रिंग की। 3 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, 1 2 3, तो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि अभी एक सब्स्टिट्यूएंट है तो YL यहां पे आएगा, नाम में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? देखो भाई, साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्या बात समझ में आ रही? अब यदि कोई चेन के बीच में ही एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है रिंग का, तो फिर क्या करेंगे? देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चेन है और यहां पर लगा है 4 मेंबर्ड एक रिंग। ठीक है, तो हम नंबरिंग दे देंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट पास से पास आ जाए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने नंबरिंग दे दी। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। अब यहां पर आपके पास में रिंग है 4 मेंबर्ड, चेन है यहां पर 6 मेंबर्ड, तो पेरेंट यहां पर कौन होगा? ये चेन पेरेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर है 6 मेंबर्ड, तो यहां पर आने वाला है हेक्सेन, नो डाउट। तीसरे नंबर पर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल 6 कार्बन हेक्सेन। क्या बात समझ में आ गई? 3 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। क्या ये समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट देखो भाई, उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है, इफ द साइड चेन कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड, अ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, द साइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग। चाहे आपके रिंग की साइज ज्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में ज्यादा हो या फिर नहीं, आप इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो यहां पर देखिए CH2 यहां पर लगा हुआ है, एक 3 मेंबर्ड रिंग ले लेते हैं, और यहां पर है CH डबल बॉन्ड, यहां पे CH2। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर आपके पास में 3 कार्बन कंटेनिंग है। अच्छा चलो 4 कार्बन कर देते हैं, तब आएगा मजा। अब हमने अभी तक यह देखा था कि यदि आपके पास रिंग में ज्यादा कार्बन है तो आप रिंग को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास इस चेन में ज्यादा कार्बन है तो आप चेन को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपके इस पर्टिकुलर अल्काइल चेन में डबल बॉन्ड या फिर कोई एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस रिंग, आप इसे एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, तो यहां पे 4 है, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर है। नंबरिंग देंगे यहां से, क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 1 2 3 आ जाएगा। तो 3 पर लगा है एक 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग, जिसे हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो यहां पर हम उसे नंबर दे देंगे 3 साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ऐसा कहेंगे, बोलो। लेकिन क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग ब्यूटेन नहीं, हम लोग ब्यूटाइल लिखेंगे। 3 साइक्लोब्यूटाइल
और यहां पर पहले नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1 लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अब लिखना होगा प्रोपीन, प्रोपीन या फिर प्रोप1इन भी लिख सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल ले। लेट से आपके पास में यहां पर है CH2, यहां पर है CH2, यहां पर है CH2 और यहां पे है C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH फंक्शनल ग्रुप आ चुका है और यहां पर आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग ले लेते हैं भाई। 6 मेंबर्ड रिंग है। होना तो चाहिए था ऐसा कि भैया ये एज अ पेरेंट चेन और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पे फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूएंट और इसे एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। जब बात आती है नंबरिंग की तो हम यहां पर देंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नंबर हम इसे यहां दे देंगे। 4 मेंबर है आपकी चेन में और वही है आपकी पेरेंट चेन, ठीक है। अब 4th नंबर पे यहां पे साइक्लोहेक्सेन है, तो क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है हम यहां पे इसका नाम दे देते हैं 4 साइक्लोहेक्साइल, 4 साइक्लोहेक्साइल। अब पहले नंबर के कार्बन पे यहां पे प्रेजेंट है एक एसिड का ग्रुप, तो नंबर दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं, 4 कार्बन कंटेनिंग है, तो यहां पे आ जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। क्या बात समझ में आ गई? अगर 4 नंबर पे ना होता, कहीं और होता तो हम लिखते, लेट सपोज 2 नंबर के कार्बन पे होता तो ब्यूटेन 2ओइक एसिड, लेकिन 1 नंबर पे है, 1 लिखे या ना लिखे इट इज 1 एंड द सेम, तो ब्यूटानोइक एसिड इसका नाम आने वाला है। क्लियर बात है? एक आपके लिए होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं स्वयं जाकर वहां पर चेक करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां पर आपके आउटपुट्स मुझे दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आउटपुट जो है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है, ये कर दें 1 2 3 4 5 6 7, चलो इसे करते हैं ये कम। चलिए इसका नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत, फटाफट से सॉल्व करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई? यहां पे रूल्स नहीं, रूल आना चाहिए, पीछे भी गलती थी क्या? हाँ ओके, वाह वाह, तो यहां पे आना चाहिए रूल नंबर 4, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, इफ द साइक्लिक रिंग कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड और अ फंक्शनल ग्रुप, यदि आपके साइक्लिक रिंग में एक मल्टीपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, जैसा कि अभी तक हम कह रहे थे कि यदि आपके अल्काइल चेन में मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप है तो आप उस अल्काइल चेन को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर कीजिए। वैसा ही यदि आपके रिंग में, आपके साइक्लिक रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है या फिर रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड कोई फंक्शनल ग्रुप है, तब आप उस पर्टिकुलर रिंग को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे और साथ ही में वो सब्स्टिट्यूएंट जो वहां पर लगाए, चाहे कितने भी नंबर के कार्बन हो वहां पर, आप उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करेंगे। क्लियर बात है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके साथ में यहां पर मेरे पास लगा हुआ है एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, 6 मेंबर्ड हो गया ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, और यहां पर क्या करें, डबल बॉन्ड लगा दें, यहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर नंबरिंग यदि मुझे स्टार्ट करनी है तो नो डाउट मुझे डबल बॉन्ड से ही करनी होगी, तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं नंबरिंग, ठीक है। तो यदि नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड यहां पर रिंग हो चुकी है, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास यहां पर है CH2 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 एंड CH3, रिंग यहां पर लगी हुई है 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। कम कार्बन की रिंग है भाई, ठीक है। तो यहां पर लगा हुआ है एक डबल बॉन्ड, इधर ले लेते हैं, है ना। अब नंबरिंग हमें देनी है तो नंबरिंग में हमें डबल बॉन्ड को कंसीडर करना होगा, यस। तो यहां पर देंगे 1, यहां पर देंगे 2, यहां देंगे 3 एंड यहां देंगे 4। डबल बॉन्ड रिंग में मौजूद है, इसीलिए वही हो गई हमारी पेरेंट चेन। 4 मेंबर्ड है। 3 नंबर पर 1 2 3 4 5 कार्बन कंटेनिंग एक चेन मौजूद है, मतलब ये हो गया पेंटाइल, ठीक है। अब आ गया सब्स्टिट्यूएंट का काम। देखिए भाई नाम क्या आ जाएगा, 3
पेंटाइल, 3 पेंटाइल नाम आ गया। साथ में यहां पर 4 मेंबर रिंग है जिसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग में, तो आप नाम में 1 को ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 मेंबर्ड है तो ये आ जाएगा साइक्लोब्यूटीन। तो यहां पे 3 पेंटाइल साइक्लोब्यूटीन, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल, इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और यहां पे लगा है CH2 एंड CH3, ठीक है। अब ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, नो डाउट, फंक्शनल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, नंबरिंग दे दे 1 2 3 4। तो थर्ड नंबर के कार्बन पे यहां पर लगा है प्रोपाइल ग्रुप, तो यहां पर लिख देंगे 3 प्रोपाइल और 1 नंबर पे यहां पर है OH, ठीक है। तो ये है साइक्लोब्यूटेन, तो क्योंकि OH लगा हुआ है तो ये ब्यूटेन नहीं ब्यूटेनॉल होगा, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल। साइक्लो लिखना मत भूलना मेरे जैसे, साइक्लोब्यूटेनॉल, यही होगा इसका IUPAC नेम, 3 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेनॉल। और यहां पर होगा 3 पेंटाइल साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटीन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है। ध्यान से पढ़ लीजिए, इफ द साइक्लिक रिंग कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड और अ फंक्शनल ग्रुप देन द साइड चेन ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द साइड चेन। क्या बात समझ में आ रही है, वापस पढ़ लो, इफ द साइक्लिक रिंग कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देन द साइड चेन ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द साइड चेन। अगर एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में ये चीज घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द साइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। मतलब आपके पास में 6 मेंबर्ड रिंग है और इस 6 मेंबर्ड रिंग को यहां पे एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है वो जो डायरेक्टली अटैच है रिंग को। इफ साइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is not included in the parent name of the cyclic ring। आप इस पर्टिकुलर कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे पेरेंट नेम के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? तो भैया कैसे कंसीडर करेंगे, देयरफॉर डिफरेंट सफिक्स आर यूज्ड फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। क्या सफिक्स यूज करते हैं भाई, देखो यहां पे है साइक्लोहेक्सेन और यहां पे है एसिड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो भाई कार्बन भी यहां पर यूज हो गया, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बन भी कंसीडर हो चुका है, नाम ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं ले लूं यहां पर एक 4 मेंबर्ड रिंग और इस 4 मेंबर्ड रिंग को मैं लगा देता हूं एक अल्डिहाइड का ग्रुप, ये लगा दिया अल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड। ये कंसीडर नहीं होगा, इसे हम लोग कैसे बता रहे हैं, बाय दिस पर्टिकुलर नेम। ये एक सफिक्स हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पे कार्बाल्डिहाइड आएगा, देखो क्या नाम आएगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड। तो साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड यहां पे इसका नाम है और बाकी बहुत बढ़िया इसका काम है। चलो फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट रूल यहां पे एकदम बढ़िया रूल है, देखिए भाई नेक्स्ट रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां पे भी रूल्स लिखा है, यहां पे भी रूल्स लिखा है, वाह ऐसा होता है बिना दिमाग लगाए कॉपी करने से, ठीक है। चलो देखो, इफ मोर देन 1 साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड। अब आपके दिमाग में पता नहीं ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ मात्र एक रिंग अटैच थी तब कैसे नाम देना है वो पढ़ रहे थे, लेकिन यदि एक से ज्यादा 2 रिंग अटैच है तो क्या करेंगे भाई, मतलब अगर मेरे पास यहां पे एक इस तरीके से 4 मेंबर्ड डबल बॉन्ड भी आ गया उसमें फ्री फंड का, ये देखो, ठीक है, ये एक रिंग है और यहां पर इतने पास में नहीं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ये देखो 1 2 3 4 यहां पे बनाते हैं दूसरा, बढ़िया सुंदर सा स्ट्रक्चर है। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 साइक्लिक रिंग मौजूद है, नंबरिंग आप देंगे केवल इन्हें 1 2 3, ये दोनों के दोनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होने वाले हैं, ठीक है। अब 3 मेंबर्ड की यहां पर पेरेंट चेन है,
इसके अलावा यहां पर 2 साइक्लिक ग्रुप है, तो आप क्या नाम देंगे इसे? आप लिखेंगे डाइसाइक्लो। क्यों? क्योंकि 2 साइकिल है, और क्योंकि ब्यूटेन है तो हम लिखेंगे डाइसाइक्लो ब्यूटेन। देखिए नंबरिंग दे देते हैं 1,3 पहले पर है और तीसरे पर है, क्या है? 2 साइकिल है, डाइसाइक्लो इसे लिखते हैं। और वो साइकिल जो है कितने मेंबर की है? 4 मेंबर की है, तो ब्यूटेन लिखते हैं। और ब्यूटेन लिखते हैं नहीं, ब्यूटाइल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग YL लिखते हैं लास्ट में, याद है? ब्यूटाइल, ये हो गया ब्यूटाइल। अब पेरेंट चेन 1 2 3 3 कार्बन की है, तो यहां पर लिख देंगे हम प्रोपेन, ये है प्रोपेन। 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। यहां पर इस साइक्लो को, इसके C को आप छोटा लिखेंगे, डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये है आपकी 5 मेंबर ड्रिंक, 1 2 3 4। यहां पे और 5 मेंबर ड्रिंक, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। 1 2 3 फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आपके दिमाग में एक और सवाल यह भी आना चाहिए कि अगर इन दोनों रिंग के बीच में जो चेन है ये हो ही ना, तो क्या कह रहे हो भैया आप? ये देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहां पर एक 6 मेंबर रिंग है और सिमिलरली यहां पर एक और उसी को अटैच्ड 6 मेंबर रिंग है, तो मैं क्या कहूं? क्या कहूं इस चीज को? तो आप इस चीज को साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। एक होगा सब्स्टिट्यूएंट, एक होगा मेन चेन। तो क्या नाम आ गया इसका? साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब यह बात हो गई सेम रिंग की। अब यदि मेरे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और मेरे पास यहां पर एक 5 मेंबर्ड या फिर 4 मेंबर्ड रिंग है, तो आप उस रिंग को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स हैं। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया अपना साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से देना होगा। ये रीड करें। इफ 2 साइक्लिक रिंग आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर, देन द रिंग विद द लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंसीडर्ड एज द साइड चेन। अब देखो, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर आप इतने सारे रूल्स बता रहे हैं, भैया आप इतने सारे रूल्स बता रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। भैया देखो, ये जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, चाहे वो इसके पहले के लेक्चर्स क्यों ना हो, चाहे वो ये लेक्चर क्यों ना हो, ये सारा कुछ 10-15 मार्क्स के लिए हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मार्क्स, है ना। अब ये जो 10-15 मार्क्स है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना पढ़ना पड़ेगा 10-15 मार्क्स के लिए, तो मैं कहूंगा हां, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये 10-15 मार्क्स के लिए आपको 10-15 घंटे से बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 15 मार्क्स के लिए आप कंसीडर कर लीजिए आपको 150 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 15 मार्क्स के लिए कम से कम 150 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो 15 मार्क्स है, ये आपको एक ठीक ठाक कॉलेज से लेकर एक बढ़िया कॉलेज के बीच का अंतर आपको बताएगा जब रिजल्ट आएगा। तब ये अंतर हमें पता है और इसीलिए हम उतनी मेहनत करके आपको हर एक डिटेल बताते हैं, हर एक डिटेल पढ़ाते हैं। आप उसका फायदा उठाइए, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि ये मिल रहा है, तो फायदा जरूर उठाना है इस चीज का। आपको हर एक चीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे मिल रही है और हर एक चीज एकदम डिटेल्ड वे में मिल रही है। बेटा 10-15 मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखने के लिए ऐसा लगता है कि यार 10-15 ही मार्क्स है, लेकिन ये 10-15 मार्क्स से आप छोड़ दो, ठीक है। आप 1-2 मार्क्स ले लो, आपके जब रैंक्स आते हैं तो ये 1-2 मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे 1-2 मार्क्स पे होते हैं। मतलब वो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को 250 है तो 250 वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, 249 वाले फिर बहुत सारे बच्चे। सोचिए यहां 15 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 15 मार्क्स के ऊपर कितने बच्चे होंगे अलग अलग। जहां आपको ये 15 मार्क्स अगर मिल जाते तो एक बढ़िया सा कॉलेज मिल रहा था, वहां पर ये 15 मार्क्स यदि आपके घट जाए, है ना,
यहां से डर के, मेहनत से डर के यदि वो 15 मार्क्स घट जाए तो पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, भगवान ही जाने। और जब कॉलेज होगा बढ़िया तो यहां पर प्रैक्टिस होगी बढ़िया, और प्रैक्टिस यदि होगी बढ़िया तो आप सीखेंगे बढ़िया, सीखेंगे बढ़िया तो कमाएंगे बढ़िया, जॉब लगेगी बढ़िया, जीवन हो जाएगा बढ़िया, सब बढ़िया, तू भी बढ़िया मैं भी बढ़िया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क यहां पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये समय पे आप इसकी कीमत नहीं जानते हैं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आपको इसकी कीमत नहीं पता है, लेकिन जब आएगा रिजल्ट तब आपको पता चलेगी उसकी कीमत। क्यों एक साल बर्बाद करना है? एक साल बर्बाद क्यों करना है? सपोज करिए आपने पढ़ाई की, आप बढ़िया से इंजीनियर बन गए और आपको पैकेज लग गया 40-50 लाख 1 करोड़ का। मतलब पैकेज यदि आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, सपोज करते हैं 50 लाख का पैकेज आपका लग चुका है, बढ़िया पैकेज है। ये पैकेज वो है कि आपको साल भर में आप 50 लाख कमाने का आपको मौका मिलेगा। सपोज करिए आपने पहले साल, मतलब आप जब 11th-12th में आपने बढ़िया से मेहनत नहीं की, आपने मटर गश्ती की, फुल एंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद में बस उतना ही एग्जाम दे दिया, थोड़े से मार्क्स आ गए। अब आपको समझ में आया कि भैया मार्क्स इंपॉर्टेंट थे, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट था। अब आप फिर से रिपीट करोगे चीजों को, रिपीट करोगे साल को, रिपीट करोगे वो लगाए हुए पैसे को जो आपने लगाए थे पिछले साल। अब इसमें हो क्या रहा है, जब आप रिपीट कर रहे हो आपका 1 साल आप पीछे चले गए हो। अब यदि आपका जो जॉब लग रहा था वो 1 साल पहले लग जाता तो अब ये टाइम पे आपके पास लगभग 50 लाख के अराउंड कुछ पैसे होते। मतलब आप आज यदि पूरी मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप शायद 50 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया मैंने तो थोड़ी सी फीस भरी है, या फिर मैं तो बस इंटरनेट का रिचार्ज करके ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत बड़ा खुद का नुकसान कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना है। 1 साल में जो पैसे आप कमाने वाले थे वो आप नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 साल पीछे हर बार 1 साल पीछे। रिपीट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले ही साल अगर आपका काम बन जाए तो यार इसमें बुरी बात क्या है? तो मेहनत करो। जब आप 11th-12th में हो तभी जी जान लगा के मेहनत करो। इसकी जरूरत ना पड़े कि आपको 1 साल रिपीट करना पड़े और आपके दोस्त आगे चले गए, आपके दोस्तों की जॉब लग गई और आप फिर भी तब पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। मुझे एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें अभी तक वो काफी मतलब थोड़े से डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। उनको समझाना पड़ता है, मैं उनको आर्थिक मदद भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। नो डाउट वो लोग आगे जीवन में मेरे से बहुत ज्यादा भी करने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि वो करने लगे, ताकि जब वो ज्यादा करने लगे तो मैं उनको बोलूंगा यार मैंने तेरी मदद की थी, अब चल तू मेरी मदद कर दे, ठीक है। तो ठीक है, स्वार्थ ये सब तो चलता रहता है, लेकिन दोस्ती इंपॉर्टेंट है। ऐसे दोस्त नहीं रखना जो आपको बुरी संगत दे, ठीक है। आगे बढ़िए, 1-2 साल जी जान लगा के मेहनत करिए, उसके बाद आपको मिलेगा बहुत ज्यादा टाइम आराम करने का, एंजॉय करने का, लाइफ के मजे लेने का, घूमने का, फिरने का, ठीक है। तो अभी ये सब से दूर करते हैं पढ़ाई, बढ़ते हैं आगे। एक बार फटाफटी से देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर जो हमें देखना है वो है बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कंटेन 2 फ्यूज्ड रिंग्स। अच्छा, ये पढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या बात यहां पर हो रही है। यहां पर है CH, यहां पे है CH इस तरीके से, और साथ में यहां पर है CH2 इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो यहां पर लिखा हुआ है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कंटेन 2 फ्यूज्ड रिंग्स। 2 फ्यूज्ड रिंग्स होगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। एक उनके यहां ब्रिज होगा। वी यूज, अब मुझे बताओ, 2 अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिज। यहां पर एक लैंड का पार्ट है, यहां पर एक लैंड का पार्ट है, बीच में रिवर है, और यहां से ऊपर से जो हम ब्रिज बनाते हैं तो ये दोनों लैंड को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उसे हम ब्रिज कह रहे हैं, ओके। वी यूज द नेम ऑफ द अल्केन करस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को यहां पर अल्केन कहेंगे, और यही उसका बेस नेम भी होगा। द कार्बन एटम्स कॉमन टू बोथ द रिंग्स आर कॉल्ड एज ब्रिज हेड्स। कार्बन एटम्स कॉमन टू बोथ द रिंग्स, मतलब ये और ये दोनों क्या है? ये है ब्रिज हेड्स, ब्रिज हेड्स।
ये ब्रिज के दो पार्ट्स हैं, सर है। और उसके बाद में एंड ईच बॉन्ड और चेन ऑफ द एटम्स कनेक्टिंग द ब्रिज हेड एटम्स इज कॉल्ड अ ब्रिज। मतलब इन दोनों ब्रिज हेड को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम ब्रिज कहते हैं। मतलब बात हो रही है इस पर्टिकुलर पार्ट की, इस पार्ट की और इस पर्टिकुलर पार्ट की। ये क्या है? ये है ब्रिज। ये हो गए ब्रिज और ये दोनों हो गए इसके ब्रिज हेड। अब ये कंपाउंड आखिर दिखता कैसा है? देखिए, कुछ इस तरीके से। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और ये इसका थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तो एक बार फटाफट इस पे ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसका नाम देना होगा तो किस तरीके से देंगे? देखिए, अब क्योंकि दो अलग अलग साइकिल यहां पे कनेक्ट हो रहे हैं तो नो डाउट यहां पे बाईसाइक्लो ये शब्द का प्रयोग हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में कैसे हम लोग बाकी चीजों को यहां पर बताएंगे, दर्शाएंगे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपको पता है बाईसाइक्लो ये शब्द आने वाला है, बाईसाइक्लो। अब इसके बाद हमें बताना है कि क्या ब्रिज यहां पर है। तो कैसे ब्रिज है यहां पे, ये हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताएंगे। इस साइड में दो कार्बन हैं, इस साइड में दो कार्बन है, इसमें बीच में एक कार्बन का ब्रिज है। ये तीनों के तीनों ब्रिजेस हैं। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं पिंक में मैंने बनाया, तीनों ब्रिजेस हैं। इस साइड में अगर मैं देखूं तो यहां पर दो कार्बन का ब्रिज है। उसके बाद में इस साइड में अगर देखूं तो दो कार्बन का ब्रिज है फिर से, और यहां पर एक कार्बन का ब्रिज है। तो यहां पे 2.2.1 और टोटल ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है कितने कार्बन का है? तो ये है 7 कार्बन का। तो यहां पे आ जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन यहां पे इन्होंने कहा था वी यूज द नेम ऑफ द अल्केन करस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे यहां पर वो एज अ बेस कंसीडर किया जाएगा, एज द बेस नेम। तो बेस नेम क्या हो गया? हेप्टेन, बाईसाइक्लो। और यहां पर बताया गया कि किस तरीके से यहां पर ब्रिजेस होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर दो साइक्लोहेक्सेन रिंग्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 मेंबर्ड का, यहां पर एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, यहां पर होगा 6 मेंबर्ड की रिंग कनेक्टेड विथ अ 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे बताइए यहां पर ब्रिज हेड कितने हैं। सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हो गया थर्ड। तो पहले वाले में अगर ब्रिज हेड देखा जाए तो ये रहे दोनों ब्रिज हेड्स। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों ब्रिज हेड को कौन सी चेन्स आपस में कनेक्ट कर रही है, मतलब ब्रिज कितने हैं। यहां पर देखा जाए तो ब्रिज कितने हैं? मात्र 2 ब्रिजेस हैं। एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। ठीक है, यहां पे कार्बन बीच में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब नाम जब हम देते हैं तो हमें पता है बाईसाइक्लो तो यहां पे होने ही वाला है, क्योंकि 2 रिंग्स आपस में यहां पर कनेक्टेड हैं। तो यहां पर इसका नाम आएगा बाईसाइक्लो। ठीक है, इसके बाद में हमें स्क्वायर ब्रैकेट में देना है कि ब्रिज कहां कहां है और कितने हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग है तो मैंने लिख दिया 4। फिर 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग है तो मैंने लिख दिया 4। और तीसरे में यहां पर कोई कार्बन नहीं है, मात्र डायरेक्टली बॉन्ड है, दोनों ब्रिज हेड्स आपस में ही एक बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या? 0। कार्बन क्या है? 0 है, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 + 4 10। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? बेस नेम क्या आएगा? डेकेन। ये आ गया डेकेन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें तो ब्रिज यहां पर आपको कहां नजर आ रहा है? ये रहा ब्रिज और ये रहा ब्रिज। ब्रिज हेड कहां पर नजर आ रहे हैं? ब्रिज हेड हमें यहां पर और यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हम इसका नाम किस तरीके से देंगे? बाईसाइक्लो लिख देंगे भाई सबसे पहले, बाईसाइक्लो। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहां पे बताएंगे कि ब्रिज कितने कार्बन के हैं। तो यहां 2 2 और यहां पर 0।
तो यहां पर मैंने लिख दिया 0 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग यहां पर हमारा स्ट्रक्चर है, तो मैं लिख दूंगा हेक्सेन। क्या बात समझ में आ गई? अब ये देख लो भाई एक और बार, ब्रिज हेड कहां पे नजर आ रहे हैं? एक ये और दूसरा ये। ब्रिजेस आपको कहां पे नजर आ रहे हैं? एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया 1 2 3 4। नाम जब हम लिखेंगे तो बाईसाइक्लो यूज करेंगे, तो बाईसाइक्लो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन कंटेनिंग ब्रिजेस हैं? यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 कॉमा या फिर डॉट कहो आप, यहां पे 1.0 इस तरीके से यहां पर ब्रिजेस हैं और यहां पर हम लोग लिख देंगे कितना 6 और 1 7, मतलब हो गया हेप्टेन। तो इस तरीके से हमें नाम देना है। अब हम लोग कुछ होमवर्क भी देख लेते हैं। आपको यहां पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या नाम होगा वहां पे उन स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहला यहां पर आपका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ओहो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि नहीं है स्ट्रेट, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में हम लोग बनाएंगे एक स्ट्रक्चर जिसमें कि होंगे 5 कार्बन्स एक रिंग में, इस तरीके से 1 2 एंड नेक्स्ट विल बी कुछ इस तरीके से। तो ये 3 आपके होमवर्क है, 1 2 एंड 3। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट में आप मुझे इसके आंसर्स बताएंगे क्या नाम होने वाले हैं इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के, और मैं स्वयं जाकर वहां पे आपके आंसर्स को चेक करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जो मैं जहां पढ़ने जाता था पुणे में सुतारवाड़ी में, वहीं रहता भी था, और जैसे वो लोग रहते थे वैसे ही मैं रहा हूं, चाहे गर्मियां हो कुछ भी हो। वहाँ पे एसी तो दूर की बात है, वहाँ कूलर भी मौजूद नहीं होता था। मेरा महीने का खर्चा होता था लगभग 3000 रुपये बस। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मेरा रहने का खर्चा, मतलब जो रेंट होता है, उसके बाद जो खाना बनता है उसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी, सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ही यहाँ पर से पढ़ के एक लड़का जो है ये पोस्ट डॉक कर रहा है अभी यूएस में। वो गांव से है, उसके गांव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है और वो अभी यूएस में पोस्ट डॉक कर रहा है। आप देख रहे हो मेहनत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। उनके गांव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और बेहद बढ़िया तरीके से रिसर्च भी कर रहे हैं यूएस में, है ना। गांव में रहते हैं, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वो कहां है? यूएस में। हमारे पास सब कुछ है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बढ़िया टीचर्स है, फ्री एजुकेशन है, लेकिन फिर भी तो कुछ करो। हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, उनसे बहुत ज्यादा अच्छा आप लोग कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर लेते हैं, राइट। तो मोटिवेटेड रहना है जीवन में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, राइट। गीता होती तो यहां पे गीता के ऊपर हाथ रख के मैं कह देता, मैं जो जो बोल रहा हूं आज आपको, वो सारी की सारी बातें 100% एकदम सच है। आप खुद जाके वहां पर देख सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहना जरूरी है, हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, और ये सच कहानियां बताकर, सच कहानी नहीं होती है ना, सच के इंसिडेंट होते हैं, वो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे काफी ज्यादा सीखे, है ना, इससे सीखे और इसे अप्लाई करें और आगे बढ़े। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हम कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा के बैठे हुए हैं। अगर आप उनकी बात, उनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपको वो एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे टाइम अपना बचा सकते हैं। उनसे एक्सपीरियंस ले लीजिए और वही एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ जाइए। अब उन्होंने 5 साल गंवाए हैं उस एक्सपीरियंस को लेने में, और उसके बाद में उनको समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है, तो क्यों ना वो 5 साल वेस्ट करने से अच्छा उनका एक्सपीरियंस हम लोग ले लेते हैं और वहीं से हम लोग आगे बढ़ने शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया आपको अपने दिमाग में रखनी है, और उससे पहले इसके आंसर कमेंट सेक्शन में, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लिस्ट में नेक्स्ट आता है स्पाइरो कंपाउंड।
तो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? एकदम आसान चीज है। स्पाइरो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि दो रिंग आपस में अटैच्ड होती है एक पॉइंट पर। मतलब एक क्वार्टरनरी कार्बन होगा जो कि दो रिंग्स को अटैच कर रहा होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं आइए आपको बताता हूं। तो ये दोनों रिंग्स आपस में एक पॉइंट पर अटैच्ड हैं, आप देख सकते हैं, राइट। ये जो कार्बन है ये क्वार्टरनरी है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है ये कार्बन। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये कार्बन क्वार्टरनरी है, 4 यहां पर बॉन्ड्स बना रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं ये केवल एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। दोनों के दोनों यहां पर रिंग्स जो है ये एक ही पॉइंट पर मीट करती है। अब आइए इसे थोड़ा सा पढ़ लें। If two rings are joined by quaternary carbon at the apex, then they are prefixed by the word spiro. तो आप वहां पर सामने एक शब्द लगाएंगे जिसका नाम है spiro by brackets containing the number of carbon atoms in each ring in ascending order. ध्यान रहे ये ascending order में हो, and then by the name of the parent hydrocarbon containing total number of carbon atoms in the two rings. मतलब टोटल नंबर कितना होगा वो भी आपको यहां पर कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, दोनों भी रिंग में यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। तो एक काम करते हैं, कुछ अलग कर देते हैं। सपोज यहां पे मैंने कंपाउंड बनाया है, और इस कंपाउंड को मैं लगा रहा हूं एक दूसरा रिंग। ठीक है, इस रिंग को एक दूसरा रिंग लगा देते हैं। ये देखिए भाई, बढ़िया है, बढ़िया क्या है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहां पर ये लग चुका है कुछ इस तरीके से, और हां अब ठीक है। तो नाम कैसे देना है? अभी अभी इन्होंने बताया कि स्पाइरो शब्द ये आपको यूज करना है। तो हम लोग यहां पर देखिए, सबसे पहले ये लिख देते हैं स्पाइरो, ये लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन कंटेन है? 1 2 3 1 2 3, तो 3.3 टोटल कितने हैं भाई कार्बन? 3 और 3 6 और 1 7 है, तो हेप्टेन ये उसका नाम है। सिमिलरली यहां पर 2 और 2 मतलब स्पाइरो 2.2 5, तो पेंटीन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब रही बात जब रिंग में अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, दोनों के दोनों अलग अलग है, तब कैसे देंगे? क्या यहां पर भी हम लोग स्पाइरो लिखने वाले हैं? जी हां। क्या यहां पर हम लोग जो नंबरिंग देंगे वो कैसे देंगे? 2,3 या फिर 3.2? बताइए। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहां पर आएगा 2 और यहां पे आएगा 3 और यहां पे 3 + 2 हो गए 5 + 1 6 हेक्सेन। इस तरीके से इसका नाम होगा। तो यहां पर तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब देखो आगे, द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एटम नेक्स्ट टू द स्पाइरो एटम। मतलब ये नंबरिंग जो होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? इस एटम के नेक्स्ट वाले कार्बन पे से। ठीक है, यही कह रहे हैं, फ्रॉम द एटम नेक्स्ट टू द स्पाइरो एटम। इसे क्या कहते हैं? स्पाइरो एटम कहते हैं। एंड प्रोसीड्स द स्मॉलर रिंग फर्स्ट। सबसे पहले स्मॉलर रिंग की तरफ बढ़ेगी। तो आइए बढ़ा देते हैं एक हाथ, यहां पे 1 आएगा, फिर ये छोटी रिंग 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर तो सेम है, तो कैसा भी आप मामला यहां पर कर लीजिए। ये 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? तो एकदम बढ़िया से अगर आपके एक छोटे से खोपड़िया में ये चीज घुस चुकी होगी तो एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कैसे नॉमेनक्लेचर होता है? तो एकदम सिंपल सी बात है। देखिए, अरीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो यहां पर होती है एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर कुछ इस तरीके से बॉन्ड होते हैं। इसे हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। इसके बाद में अगर यदि इसी बेंजीन को मैं 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं, लेट से अभी एक लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये है मिथाइल बेंजीन। क्या है? मिथाइल बेंजीन, या फिर आप लोग इसे टोलीन के नाम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट, अगर इसी बेंजीन को
मैं एक नहीं 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो अब मैं इसे क्या नाम दूंगा, मैं इसे कहूंगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि जब यहां पर और यहां पर तीनों जगह मिथाइल ग्रुप लगे हैं तब इसका नाम क्या होगा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अराइल ग्रुप्स। ये बेसिकली होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये कैसे दिखते हैं, ये देखो भाई, बेंजीन रिंग होगी, है ना, और ये रहा, इसे हम कहते हैं बेंजाइल। या फिर आपने कई बार देखा होगा C6H5 इस तरीके से होता है, इसे आप फिनाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइल। सिमिलरली अगर आपके पास में यहां पर बेंजीन है और इस बेंजीन को मैंने यहां पर CH लगा दिया और इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं? बेंजल। तो इस तरीके से होता है नोमेनक्लेचर। और भी यहां पर कुछ कंपाउंड्स है जिनका नाम हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस पे नजर डाल दो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी होते हैं बेंजीन। इस बेंजीन को यहां पर लगा हुआ है क्लोरीन, तो हम इसे क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब यदि इसी बेंजीन को एक नहीं 2 क्लोरीन लगे हो तो हम क्या कहेंगे? यहां पे Cl, यहां पे Cl, तो यहां लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या कहेंगे? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसके अलावा अब अगर मैं यहां पर सपोज यहां पर CH3 है और यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो नंबर 1 2 आएगा और यहां पे आएगा 2 क्लोरो। और ये क्या स्ट्रक्चर है? अभी अभी हमने देखा था क्या? टोलीन, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग टोलीन। क्या है? टोलीन है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। द न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज द फिनॉल्स, while the side chain substituted hydroxy derivatives are called as aromatic alcohols। मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, अगर यदि आपके बेंजीन रिंग को OH लगा हुआ है तो ये क्या है? ये है फिनॉल। क्या है भाई? फिनॉल है। अगर आपके बेंजीन रिंग को OH तो लगा ही है लेकिन यहां पर CH3 लगा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसे 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर बात है? अब यदि आपके पास में बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को लगा हुआ है यहां पर CH3 और यहां पर OH, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा इसका नाम 3 मिथाइल फिनॉल। इस तरीके से, ठीक है। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स देख लिए, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स देख लिए, एक बार फटाफट आप भी इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं भाई आगे। नेक्स्ट अब कुछ आते हैं एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां बेंजीन रिंग मौजूद है और इस बेंजीन रिंग में लगा है OCH3, तो आप क्या नाम देंगे इसे? मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम देंगे? मेथॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली अगर यहां पर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग को यहां पर लगा है OCH2 CH3, तो इसका नाम आ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? बोलो। इसके बाद में एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देख लेते हैं, राइट। यहां पे हम लोग इसे A दे देते हैं भाई।
इसे देते हैं अब बी, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का टाइप है, यहां पे यदि आप लगा देंगे बेंजीन को एक अल्डिहाइड CHO ग्रुप लगाएंगे तो इसका नाम हो जाता है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। अब यदि इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दे तो बोलो, जैसे कि यहां पर यदि मैं बेंजीन को एक अल्डिहाइड लगा दूं CHO और यहां पे मैंने OH लगा दिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कुछ गिवन कंपाउंड्स का नाम, और उसके बाद हम करेंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं यहां पे ए, इन कंपाउंड्स के नाम आप बताएंगे। A B C, ये D, और यहां पर लास्ट हमारा कंपाउंड E। तो इनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में इनके नाम बताओ, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं यहां पर कीटोन्स। इनका नाम कैसे देंगे भाई, देखो डबल बॉन्ड और यहां पर आपके पास रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3, इस तरीके से होगा। तो क्या नाम देंगे आप, यहां पर देंगे 1 और यहां पर देंगे 2। ठीक है, तो 1 2 में से 1 नंबर पे यहां पर एक फिनाइल ग्रुप लगा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आइए बताता हूं कहां, तो कहां गया, फिनाइल था ना एक, ये रहा। ठीक है, C6H5 ये फिनाइल है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 पे है हमारे पास फिनाइल। ठीक है, 1 फिनाइल, ये क्या है। अब यहां पे 2 कार्बन मौजूद है तो क्या आएगा, इथेनोन। अब इसके बीच में यहां पे आप 1 लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी ये सही है। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, बेंजीन रिंग मौजूद है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पे CH2, यहां पे CH3, तो यहां 1 2 3, उसके बाद में आप नंबरिंग देंगे 1 फिनाइल प्रोपैनोन, 1 फिनाइल प्रोपैनोन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेंजीन रिंग को यदि NO2 लगा हो तो आप इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन। क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया एक NO2 की बात। यदि एक से ज्यादा लगे हो तो यहां पे NO2, यहां पे NO2, बोलो 1 2, 1,2, क्योंकि 2 NO2 है तो यहां आएगा डाई नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से नाम देना, एक बार फटाफट देखो, उसके बाद और एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। चलिए वक्त है कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करने का। काफी सारा हमने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर के बारे में, अब उन्हें अप्लाई करके देखते हैं। आसान सा पहला सवाल है, द आईयूपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। पहले इसे एक्सटेंड करके रख देते हैं। देखिए यहां पर लिखा है CH3 है आपके पास, उसके बाद यहां पर वो अटैच्ड है CH को, जहां पर एक और CH3 अटैच्ड है, और यहां पर लगा हुआ है CH3। नंबरिंग यदि हम लोग यहां पर देते हैं तो कैसा आएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है,
अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि 2 मिथाइल, और क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हम लोग लिख देते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या ये आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेन, जी हां, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फटाफट इसे देख लो भाई, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द आईयूपैक नेम ऑफ, अभी स्टार्टिंग में इजी सवाल है, ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है ना। और ये रहा आपका फॉर्मूला। अब यहां पर 2 आपके पास में अल्काइल ग्रुप्स है, बीच में ऑक्सीजन है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पर हम छोटे वाले आर ग्रुप को यहां पर कंसीडर करेंगे O के साथ, मतलब ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और यहां पे इथेन, डैश वगैरह नहीं आएगी, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर बात है? तो 1 2 ओके। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आईयूपैक नेम ऑफ CH3 CHOH CH2 CH2 COOH। इसे पहले एक्सपैंड करके लिख देते हैं। हमारे पास में है CH3 बॉन्ड, यहां पर CH दिया गया है। सबसे पहले तो ये आपने सही उतारना है अपने पेपर पे, वरना यहीं पे आप गलत हो गए तो फिर भैया नहीं मिल पाएगा आपको करेक्ट जवाब। OH, उसके बाद यहां पर लगा हुआ है CH2, और यहां पे एक और CH2, और यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे OH। ये क्या है भाई? एसिड का ग्रुप है कि नहीं है? बोलो। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो नंबरिंग होगी यहां से स्टार्ट, क्योंकि ये एक ज्यादा बढ़िया, मतलब जिसे हम कहेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो एसिड है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन कंटेनिंग है, और 4 नंबर के कार्बन पे OH दिख रहा है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सी कह सकते हैं। तो यहां नाम आएगा 4 हाइड्रोक्सी, और साथ में 5 कार्बन है और एसिड है, तो आएगा पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए अगला सवाल, उसके बाद चलिए आई होप सॉल्व हो गया होगा ये सवाल। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 फंक्शन ग्रुप मौजूद है। थर्ड नंबर पे आपके पास यहां पर एक एसिड का ग्रुप है, और यहां पर थर्ड नंबर पे OH भी है, राइट? ओके, मतलब अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे आपके पास में कार्बोक्सी है, और थर्ड नंबर पे आपके पास में हाइड्रोक्सी है। ये कार्बोक्सी हो गया और ये हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। देखें तो यहां पर जो ऑप्शन बी है अभी तक तो मुझे सही नजर आ रहा है। इसके बाद में फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे यहां पर एसिडिक ग्रुप है, और यहां पर 5 कार्बन की ये चेन है, तो पेंटेन डायोइक एसिड, क्योंकि 2 एसिड के ग्रुप मौजूद है, तो यहां तक भी ये नाम मुझे सही लग रहा है। बी आंसर इसका हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ द अबाउ दिया है और हमें चेक करना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये स्ट्रक्चर है साइट्रिक एसिड का, मतलब 2 आंसर एक साथ यहां पर है। अच्छा, तो मतलब यदि 2 आंसर है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर ही होगा। जी हां, ये देखिए, अगर मैं इन्हें एज टर्मिनल फंक्शन ग्रुप्स कहूं तो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ये 1 2 3 हो गए, और सेकेंड पोजीशन पे यहां पे OH है, मतलब 2 हाइड्रोक्सी यहां पर सही है, और प्रोपेन यहां पर सही है, क्योंकि 3 कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन यहां पे मौजूद है, और पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हां, ये भी एकदम सही है, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आपके खोपड़िया में यह बात घुस चुकी है? एक बार फटाफट देख लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट कंपाउंड भी वैसे ही कुछ है ना। 1 2 3 अगर इसे मैं नाम दे दूं तो यहां पर आ जाएगा, इसे हम कहते क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? बोलो। कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 तीनों पोजीशन पे कार्बोनाइट्राइल प्रेजेंट है, तो आइए देखें सी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, ट्राई कार्बोनाइट्राइल बिल्कुल सही है। इसमें क्या लिखा है? 1 2 3 ट्राई साइनो एसिड, नहीं, गलत है।
प्रोपेन ट्राई कार्बिलमाइन नहीं, गलत है। 3 साइनो 1 2 3, अच्छा 3 साइनो प्रोपेन नहीं, गलत हो गया। अगर 3 पे साइनो दे रहे हैं तो यहां पर 1 2 3 4 5, राइट, 3 पे आना चाहिए साइनो, ठीक है। और प्रोपेन यहां पर दिया गया है, प्रोपेन आएगा क्या 1 2 3 4 5, पेंटेन आएगा ना, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार फटाफट से देखो, फिर बढ़ते अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि पेंट यानी 5 कार्बन का यहां पे चेन होगा। तो कार्बन, कार्बन को लगा हुआ कार्बन, कार्बन को लगा हुआ कार्बन, कार्बन को लगा हुआ कार्बन और कार्बन, 1 2 3 4 5, वेरी नाइस। अब यहां पर दिया गया है 4 पे मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पे एक कार्बन, ठीक है। अब 1 ऑल भी है तो 1 पे OH भी है। उसके बाद पेंट 2 इन, मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 1 2 2, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से होगा, राइट। 2 इन 1 ऑल, सारा मामला सॉर्ट। तो यहां पे लिख देते हैं CH2, यहां पे CH रहेगा, यहां पे H रहेगा, यहां पर एक H यहां रहेगा, यहां CH3 और यहां CH3। अब क्योंकि यहां पे कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है तो आइए उसे उसी तरीके से लिख देते हैं। तो यहां पर इसे कंडेंस्ड फॉर्म में यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो 2 CH3 मौजूद है, बोलो, ठीक है। कहां लगे, CH को लगे हैं तो यहां CH लिख दिया। अब ये CH किसे लगा हुआ है, ये CH लगा हुआ है किसी एक CH को, जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है किसी दूसरे CH को, CH को, ठीक है। और ये CH CH2 को अटैच्ड है, तो यहां लिखेंगे CH2 और यहां लिखेंगे OH। कहां दिख रहा है भाई ऐसा लिखा हुआ, देखो जरा, देखो 2 CH3 यहां पर है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, नहीं है, 2 CH3 यहां पर है, फिर CH है, फिर CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, OH है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है और यहां पे पूछा गया है कि आईयूपैक नेम बताइए। तो नंबरिंग सबसे पहले हम लोग देंगे, ये है 1 2 3 4 5। क्यों भाई, यहां से क्यों नहीं दिया, यहां से दिया तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं छोटे नंबर पे, इसीलिए, ठीक है। अब 2 पे है मिथाइल, ओके, 2 पे है हाइड्रोक्सी, ओके। अच्छा, 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, क्या दोनों को हम लोग एक साथ बता सकते हैं? जी हां बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? डायॉल कह के, ठीक है। नंबरिंग दे देंगे उन्हें 2 और 4, तो 2,4 पेंटेन डायॉल, 5 कार्बन है, पेंटेन डायॉल, बिल्कुल सही। और 2 पे मिथाइल है क्या? जी हां 2 पे मिथाइल है, एकदम सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फटाफट देखो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे दिया गया है आईयूपैक नेम पूछा गया है और यहां पर इसे हम नंबरिंग देते हैं सबसे पहले। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां पे फंक्शन ग्रुप है OH, तो नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां क्यों नहीं मैं गया 5 पे एंड हो जाता, यहां पे मैं क्यों आया? 6 कार्बन है, यहां पर ज्यादा कार्बन है, इसीलिए लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे OH है, यानी 2 ऑल आना चाहिए, 2 ऑल आना चाहिए, पहला ऑप्शन कट, ठीक है। उसके बाद में 4th पर मिथाइल है, तो 4 पे मिथाइल आना चाहिए। कहां दिख रहा है 4 पे मिथाइल? यहां और यहां, ये भी ऑप्शन कट, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 6 कार्बन की है, तो हेक्सेन आना चाहिए, तो पेंटेन नहीं होगा, तो ये भी कट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, एक बार देख लो भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो होगी 1, यहां पे CH2 होना चाहिए, 3 नहीं, 1 2, यहां पर भी ये H नहीं होना चाहिए, 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं मैंने 1 यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने 1 यहां पर लिखा। तो डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लिया है, 1 यहां लिखा, 1 2 3 4। अच्छा, तो 1 2 3 4 ऐसा क्यों नहीं गया मैं? ऐसा मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि यदि मैं ऐसा जाता हूं तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास आ रहा है ना।
मैं यहां पर नीचे आ जाता हूं तो मेरे पास एक और दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, है ना। तो देखो 1 2 3 4 ब्यूट होने वाला है, ठीक है। उसमें 1 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन होने वाला है, ठीक है। अब 2 पर इथाइल है तो 2 पर इथाइल होने वाला है, और 3 पे मिथाइल है तो 3 पे मिथाइल होने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार भाई फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पे पूछा है आईयूपैक नेम, तो आइए सॉल्व करते हैं। आईयूपैक नेम पूछा है इस पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड का। तो यहां पर कंपाउंड सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, कार्बन दिया गया है क्लोरीन, क्लोरीन यहां पर क्लोरीन, और इसे लगा है CH2, और यहां पे है C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में यहां पे क्या है, अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड हमने यहां पर ले लिया। अब अल्डिहाइड के कार्बन को हम नंबरिंग अगर देते हैं तो वो होगा 1 2 3, ठीक है। और थर्ड कार्बन पे लगे हुए हैं 1 2 3 क्लोरीन के एटम्स, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखें तो 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेनॉल होना चाहिए, ठीक है। ये तो एकदम होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 नंबर के कार्बन पर 3 क्लोरीन लगे हैं, इसीलिए यहां पर आया है 3 ट्राई क्लोरो। उसके बाद में है प्रोप, क्यों, क्योंकि 1 2 3 कार्बन की चेन है, और अल आया है क्योंकि यहां पर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फटाफट देखो, उसके बाद करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का कॉमन नेम पूछा जा रहा है। अच्छा, तो प्रोपेनोन दिखता कैसा है, यहां पर लिखा हुआ है, मतलब यहां पर 3 कार्बन होने की आवश्यकता है, ठीक है। और अब अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल यहां पर लगा लेना, क्योंकि यहां पर कीटोन की बात चल रही है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कीटोन अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो सबसे छोटा कीटोन कौन सा होगा, तो वो यही है प्रोपेनोन। कैसे, देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहां पर कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है भाई, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया है कि इस साइड में भी एक R होना चाहिए और इस साइड में भी एक R होना चाहिए। अगर मैं इस साइड में एक कार्बन लगा दूं और इस साइड में अगर एक H लगा दूं तो क्या कीटोन है, नहीं, R ग्रुप अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो मुझे यहां पर भी एक कार्बन लगाना होगा। अगर वैलेंसी में सेटिस्फाई कर दूं तो यहां पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3 और यहां पे C डबल बॉन्ड O। ये है कीटोन, सबसे एक छोटा कीटोन अगर कोई है तो वो ये है। अब अगर हम बात करें यहां पर इसके नाम की, तो कॉमन नेम अगर हम देखें प्रोपेनोन का तो वो होता है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या है, प्रोपेनोन का ही एक कॉमन नेम है। और इसके अलावा यहां पर एक और नाम है डाइमिथाइल कीटोन। तो ए और बी ये दोनों के दोनों करेक्ट आंसर्स हैं। स्ट्रक्चर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कीटोन में कभी भी एक साइड में कार्बोनिल ग्रुप के हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार फटाफट देखो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक बार फिर यहां पर नाम बताना है इसका करेक्ट वाला। तो बेसिकली यहां पर सारे हेक्स दिख रहे हैं आपको, तो क्योंकि यहां पर 6 कार्बन मौजूद है तो 6 कार्बन की यहां पर लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम वहीं से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि इस कॉर्नर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस साइड से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां से काउंटिंग को 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन कंटेनिंग यहां पर लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब हेक्स तो आने वाला है। अब पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, मतलब हेक्स 1 इन आने वाला है। तो हेक्स 1 इन कहां है भाई, यहां पर इन करना है और यहां पर आइन होगा YNE, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना है। तो हेक्स 1 इन आने वाला है और उसके बाद में थर्ड कार्बन पे अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप यहां पर दिया हुआ है, तो अल्काइन यहां पर थर्ड कार्बन पे, इसलिए 3 आइन आएगा। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान ये सवाल था, एक बार फटाफट देख लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है विच कंपाउंड इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। इनमें से कौन सा कंपाउंड 2,2,3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन है। अच्छा, तो हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 यहां पर है, 1 2 3 4 5 यहां पर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, और इसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो चुके हैं, बचे 2 ऑप्शन। अब हमें यहां पर देखना है कि ये जो नंबरिंग है क्या ये सही आ रही है। पहले यहां चेक करते हैं, फिर यहां चेक करते हैं। लेट सपोज अगर यहां पे नंबरिंग में इधर से स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 2 पर 2 मिथाइल है, 2 2 मिथाइल, वेरी गुड।
लेकिन जो दूसरा मिथाइल है वो यहां पर 5th कार्बन पे है, मतलब शायद ये गलत है, शायद क्या गलत ही है। अगर नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट करें तो 2 पर एक मिथाइल और बाद में 5th कार्बन पे आपको बाकी मिथाइल्स दिखेंगे। लेकिन अगर यहां देखें तो नंबरिंग हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि यहां पे 2 और 3 जो लोकेंट रूल हमने पढ़ा था 2,3 ये है लोएस्ट लोकेंट, और अगर यदि यहां से स्टार्ट करते तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पे आता 4,5, राइट, इसके हिसाब से आता 4,5। यहां पर लोएस्ट लोकेंट रूल लग रहा है 2,3 यहां पे लोएस्ट लोकेंट है, ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जिसे हम लोग कहेंगे, तो ये हो गया गलत और ये है एकदम सही। और इसी के साथ में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुस रहा होगा। चलिए देखिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स विल द फॉलोइंग कंपाउंड बी नेम्ड। अब यहां पे आप देख सकते हैं जो कंपाउंड दिया गया है, यहां पर क्लोरीन है, OH है, एक कीटोन का ग्रुप है और साथ में यहां पर NO2 भी है, ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट अगर हम कहें तो वो होता है कीटोन। तो यहां पर अगर कीटोन मौजूद है तो हम इसे कीटोन्स वाले क्लासिफिकेशन में ही रखेंगे, मतलब इसका नाम होगा कुछ कीटोन, ठीक है। तो बेस नेम जो होगा इसका कीटोन होगा। तो हम लोग कौन सी क्लास में इस कंपाउंड को रखेंगे? हम लोग इस कंपाउंड को कीटोन्स वाली क्लास में रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बात समझ में आ रही है। एक बार फटाफट देखो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपको पूछा गया है एक बार फिर बढ़िया सा इसका नाम। तो आइए यहां पर सबसे पहले नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो नंबरिंग कहां से देंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है। अगर यदि मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, ठीक है। अच्छा, तो काउंट यहां से क्यों नहीं करेंगे, यहां से क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 पे यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। लेकिन अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 से 2 3 4 5 6 एंड 7 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मतलब 4 एंड 5 ये एक छोटा लोकेंट है, छोटा सेट ऑफ लोकेंट है, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। तो इसी को हम लोग चूज करेंगे, मतलब आगे 6 7 8 9 एंड 10 इस तरीके से हम लोग नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब 4th कार्बन पे यहां पे इथाइल लगा हुआ है और मिथाइल भी लगा हुआ है। अब इथाइल का ई पहले आता है या फिर मिथाइल का एम? बोलो भाई, ऑब्वियस सी बात है, इथाइल का ई पहले आता है। तो इथाइल का ई क्योंकि पहले आता है तो नाम में भी वो पहले होगा। अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 4 इथाइल, 4 पे आपके पास इथाइल है, उसके बाद 4 5 डाई मिथाइल है, 4th पे एक मिथाइल है और 5th पे भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हम लोग डाई मिथाइल के नाम से लिखेंगे। तो 4 5 डाई मिथाइल डेकेन ये आ जाता है आपका इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कैसे आपको यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में नंबरिंग कौन से डायरेक्शन से होगी वो भी आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से जज करना होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है? नहीं। तो आइए देखें, इथेनोइक एसिड। देखो भाई, इथेनोइक एसिड मतलब क्या? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH, ठीक है। 1 2 इथेनोइक एसिड बिल्कुल सही है, नाम तो करेक्ट है, ठीक है, ये नाम करेक्ट है। इसके बाद आता है इथेनल। इथेनल किस तरीके से होता है? तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH की जगह सिर्फ आएगा H, ठीक है। अब इसके बाद में आता है पेंट 3 इन। अच्छा, मतलब पेंट यानी 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से होंगे और ये कह रहे हैं कि तीसरे कार्बन से इन चालू हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, मतलब यहां पे अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन पे यहां पे आइन ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर जो नाम आना चाहिए था वो 3 इन नहीं 2 इन आना चाहिए था, ठीक है। मतलब इनकरेक्ट अगर इन्होंने पूछा है तो यहां पर इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान वहां पर देना है कि भैया करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट।
कई बार हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि भैया हाँ बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट लिखा हुआ है, अच्छा पहला ऑप्शन देखते हैं इथेनोइक एसिड, ये तो करेक्ट है, खत्म, सब खत्म हो जाएगा वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से कि भैया यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, और ध्यान से इनकरेक्ट वाले को ही ढूंढना है और फिर उसे टिक करना है। ये ऐसा नहीं कि करेक्ट पढ़ लिया गड़बड़ में और करेक्ट आंसर तो पहला वाला है, टिक कर दिया, आंसर खत्म। ठीक है, काम तमाम हो जाएगा। एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है करेक्ट आईयूपैक नेम, अब इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछा गया है। तो यहां पर आपके पास एसिड ग्रुप नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग। तो नंबरिंग अगर हम दें तो 1 2 3 दैट्स इट, 3 तक यहां पर कार्बन मौजूद है हमारी बेस चेन में। तो अब देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूएंट सही जगह पर है। अच्छा, एसिड तो है सबके सब, वेरी नाइस, लेकिन यहां पर सेकंड पोजीशन पे अमीनो है और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। तो ऐसा कहीं पर ढूंढो कि जहां पर सेकंड पोजीशन पे अमीनो और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। तो यहां पे 3 पे अमीनो है, काट दो। यहां पे 2 पे अमीनो है, लेकिन नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। यहां पे अमीनो हाइड्रोक्सी नहीं, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाता है 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, नो डाउट। लेकिन इस लेक्चर में और इस यूनिट में अब तक हमने जो भी सीखा है, आई होप आपने उसकी बढ़िया से नोट्स बनाई हैं और बढ़िया से उसका रिवीजन भी किया है। क्वेश्चंस और करते जाना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस ज्यादा करते जाएंगे आप उसमें काफी स्विफ्टली एकदम प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएंगे और नॉमेनक्लेचर के आंसर देने लग जाएंगे। तो रूल्स जो है, ये रूल्स बार बार रिवाइज करने होते हैं, और ये रिवीजन कैसे होता है, बाय सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, और जब हम अप्लाई करते हैं चीजों को, तभी हम लोग उन चीजों को सीखते हैं एक्चुअली। क्या आपने साइकिल चलाई है बचपन में? मुझे बताइए कि जब घर वालों ने आपको साइकिल दिलाई थी और आपने साइकिल पे बैठे और तुरंत आप वो साइकिल चलाने लग गए थे, मस्त बिना गिरे चल रहे थे? नहीं, गिरे होंगे, मैं भी गिरा हूं बहुत बार साइकिल से। तो स्टार्टिंग में जब मैं साइकिल सीख रहा था 2 बार 3 बार 4 बार मैं गिरा हूं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और उसके बाद में मैं साइकिल क्या, मैं बाइक भी चला लेता हूं, आप कहो तो प्लेन उड़ा लेंगे किसी को। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम कुछ चीज सीखने की इच्छा रखते हैं तो कई बार वो चीज करने में हम लोग फेल हो जाते हैं, और अगर उस टाइम हम उस चीज को करने से रुक जाए या डर जाए तो कभी जीवन में हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे, कभी जीवन में हम उस चीज को बढ़िया तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो फेलियर्स लाइफ में आते रहते हैं, कई सारे फेलियर्स के बाद में सक्सेस आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार फेलियर आ गया तो अब हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। 1 बार 2 बार 4 बार, किसी केसेस में 1 ही बार होगा, किसी केसेस में 10 बार होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पीछे भागेगी। ठीक है, तो यही चीज को याद रखते हुए हमेशा पढ़ाई करना है, मेरे साथ रहना है। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।